हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक देखा था वो था आर्टिकल 243 के बारे में, जिसमें हमने आर्टिकल 243 स्टार्ट किया था। आर्टिकल 243 ए, जिसमें हमने ग्राम सभा के बारे में सारी चीजें समझी थी। अब हम लोग उसी क्लास को फर्दर लेके जाएंगे और आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल 243 बी से लेके जितनी आज क्लासेस हुए हो पाएंगे उतनी देखते हैं अपन। चलिए ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 243 क्या बोलता है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आर्टिकल आर्टिकल 243। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की पंचायत बनता कैसे है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताया जाता है कि हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड, सॉरी पंचायत इज फॉर्म्ड। पंचायत बनाया कैसे जाता है। आप कैसे समझेंगे कि किसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, किसको जनपद पंचायत, किसको जिला पंचायत। तो क्या बोलता है ये आर्टिकल, आप देखिए। देयर शैल बी constituted in every village पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहां से आपको क्या पता चलता है ये आर्टिकल से कि आपका 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कि एक होना चाहिए आपका विलेज में। इसमें बोल रहा है जो कि विलेज में होगा आपका वो होगा ग्राम पंचायत। फिर इसके बाद ये बोल रहा है क्या? इंटरमीडिएट लेवल, जो कि होता है आपका ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल जो होता है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल होता है, उसमें इसका कहना है कि जनपद पंचायत होना चाहिए। और एक जो बोल रहा है ये क्या? एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है? हिंदी में डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? जिला बोलते हैं। तो जिला पंचायत हो गया। तो यही 3 टायर गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कि किसी भी पंचायत को बनाने के लिए नोटिफिकेशन कौन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन कौन देता है। तो नोटिफिकेशन अगर पंचायत बनाना है किसी जगह पे, तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा, जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर होंगे वो क्या देंगे? नोटिफिकेशन देंगे। किसके लिए? किसके लिए नोटिफिकेशन देंगे? पंचायत बनाने के लिए। तो नोटिफिकेशन बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आता है कि ग्राम पंचायत या बनाने के लिए किस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास नोटिफिकेशन देने की पावर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो गवर्नर है। आप आंसर लेंगे क्या? गवर्नर। ठीक है। अच्छा, वैसे भी ये जो सीरीज है हमारी पंचायती राज, हमने जीएस कंप्लीट किया, इसके पहले छत्तीसगढ़ जीएस, सीजीजीएस, इसके बाद हम अभी पंचायती राज कर रहे हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हम एंशिएंट मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ देखेंगे। इसके बाद पैरेलल में हम क्लासेस करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी की, और साथ में हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में हर एक टॉपिक जो हमने इन पर्टिकुलर क्लासेस में कंप्लीट किया है उनको हर एक क्लास में क्वेश्चन के फॉर्मेट पे उस टॉपिक को देखेंगे। तो आपको इस क्लास का एक्चुअल में वहां पे रिवीजन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस हम यूज करेंगे वहां पे, और एट दैट पॉइंट आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम आंसर भी बताएंगे हाउ टू अप्रोच द आंसर। ठीक है। चलिए, अब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत कैसे डिसाइड होता है ये हम समझते हैं। जो ग्राम पंचायत है, नोटिफिकेशन तो आपको समझ आ गया, तीनों का दे रहे हैं गवर्नर। जो ग्राम पंचायत है उसमें कैन बी वन और मोर देन वन विलेज। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, एक ग्राम पंचायत, जैसे मैंने आप लोगों को वाला एग्जांपल दिया था ना, ए बी सी डी 4 विलेज हमने लिए थे, जिसमें एक का पॉपुलेशन हमने माना था 200, दूसरे का 300, चौथे का 400 और पांचवे का 500। तो इसमें ये सबकी अपनी अपनी, ए का एक ग्राम सभा होगा, बी का ग्राम सभा होगा, सी का ग्राम सभा होगा, डी का भी ग्राम सभा होगा अपना। अब यहाँ पे इन बेसिक क्या कहता है कि एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए आपको मिनिमम 1000 पॉपुलेशन चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल चाहिए आपको। अब यहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम दिख रही है तो ग्राम सभा तो सबका होगा, बट जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला विलेज होगा, जैसे डी विलेज यहाँ दिख रहा है, तो डी विलेज के नाम से ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत डी, और ये सारे ये क्या होंगे? सब्सिडियरी विलेजेस होंगे। तो यही बोल रहा है कैन बी वन और मोर देन वन विलेज इन अ ग्राम पंचायत। ठीक है। तो मिनिमम पॉपुलेशन कितना है? तो मिनिमम पॉपुलेशन इज 1000। कितना लिखा हुआ है? 1000 इज द मिनिमम पॉपुलेशन। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट शुड बी मिनिमम 1000। ठीक है। चलिए, अच्छा, और एक बात है कि एक स्केड्यूल एरिया में एक नोट लिख लीजिएगा, इसको नोट में स्केड्यूल एरिया, देखिए जो नोट वोट आप लिखते हैं ना, उसको एक अलग पेन यूज कर लीजिए। कुछ भी पेन हो, ग्रीन पेन, रेड पेन, जनरली तो आप नोट्स ब्लू से बना रहे होंगे, तो ग्रीन पेन या रेड पेन, ब्लैक पेन यूज कीजिए। नोट थोड़ा सा कैची होना चाहिए कि दीज आर द पॉइंट्स जिसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है। और ये नोट जो होते हैं ना, वही जनरली गलत करते हैं लोग, क्योंकि वो
आउट ऑफ द वे होता है, वो रास्ते में जो आप समझते हुए पढ़ रहे हैं उससे कुछ अलग होता है हटके वो, ठीक है। इन स्केड्यूल एरिया देयर कैन बी मोर देन 1 ग्राम सभा इन अ विलेज, एक ही विलेज में 2 ग्राम सभा हो सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये स्केड्यूल एरिया में बस है, नॉर्मल विलेज में नहीं है कि एक ही विलेज में 2 ग्राम सभा हो, बट इस विलेज में दिस पर्टिकुलर थिंग इज अलाउड, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनपद पंचायत। जनपद पंचायत जिसको आर्टिकल 243 में हमने इंटरमीडिएट लेवल जो हमने समझा ब्लॉक लेवल पे है। अब जो ये जनपद पंचायत है इसमें 2 और मोर देन 2 ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत ए है, दूसरा ग्राम पंचायत बी है, तीसरा ग्राम पंचायत सी है। तो 2 ग्राम पंचायत या 2 से ज्यादा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 जनपद, और ए प्लस बी कैन ऑल्सो बी 1 जनपद। तो यही बताना चाह रहे हैं कि 2 ग्राम पंचायत जब मिलते हैं और उस पर भी पॉपुलेशन का कॉन्टेक्स्ट है, कितने ग्राम कितने का पॉपुलेशन, तो 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन, 5000 प्लस पॉपुलेशन अगर 2 आपके ग्राम पंचायत को मिला के हो जा रहा है तो उसको एक जनपद बना देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो 3 अलग अलग ग्राम पंचायत को मिला के एक 5000 पॉपुलेशन वाला जनपद पंचायत बनाया जाएगा। तो हमने देखा ग्राम पंचायत का मिनिमम पॉपुलेशन इज 1000, देन वी हैव सीन द जनपद पंचायत जिसमें 5000 इज द मिनिमम लीस्ट पॉपुलेशन जो वहां पे डिमांडेड है, ठीक है। फिर आती है जिला पंचायत की बात जिसमें जनपद पंचायत को मिला के बनाया जाता है और पॉपुलेशन इज 50,000 प्लस। तो आपने 3 चीजें देखी, ग्राम पंचायत 1000 पॉपुलेशन, जनपद पंचायत 5000 पॉपुलेशन, जिला पंचायत 50,000 पॉपुलेशन। यही आपका 3 टायर गवर्नमेंट है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। चलिए, इन ग्राम पंचायत मिनिमम 10 वार्ड्स एंड मैक्सिमम 20। ये अभी आप लोग इसको मैं ऐसे लिख दिया हूं यहाँ पे, अभी मैं आपको एक चार्ट भी बताऊंगा आपको जिसमें पूरा क्लियर होगा। एक कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 243 देखते हैं हम फिर हम आर्टिकल 243 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 243 सेज कंपोजिशन ऑफ पंचायत, क्या, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है। अब कोई भी एक पंचायत है जो हो ग्राम में या फिर हो जनपद में या फिर हो जिला में, सारे के सारे पंचायत डिवाइडेड होते हैं किसमें, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में। किसमें होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में, ठीक है। अब जो ये वार्ड होता है, क्या होता है ये वार्ड, वार्ड एक्चुअली में एक, देखिए एक कोई पर्टिकुलर 1000 लोगों के पॉपुलेशन की जगह है तो उस पर्टिकुलर जगह को छोटे छोटे हिस्सों में 100 के पॉपुलेशन में कोई भी इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लेट्स टेक द एग्जांपल कि हमारे पास एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन है 1000, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन है। अब यहां पे 1000 पॉपुलेशन पे आपका मिनिमम 10 बनाया जा सकता है, मैक्सिमम 20 वार्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर विलेज है, ये मानिए विलेज, तो ये एक वार्ड, इसमें डिवीजन कर देते हैं, इतने लोग इतना पॉपुलेशन यहां रहता है तो ये एक वार्ड, फिर ये एक वार्ड, ये एक वार्ड, ऐसे ही मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 बनाए जा सकते हैं। इसको कौन डिक्लेयर करेगा, तो जो कलेक्टर जो होगा, आईएएस वहां होगा, वो इसको डिक्लेयर करेंगे इन वार्ड्स को, ठीक है। अब होता यूं है कि ये जो वार्ड्स हैं यहीं से इलेक्ट होके आते हैं, आप पे क्या, पंच और सरपंच, सरपंच और पंच की डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और वार्ड से वार्ड मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, और एक सरपंच का इलेक्शन होता है, सरपंच इलेक्ट होके आते हैं, इन वार्ड से वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और यहां पे आपको ये याद रखना है कि ग्राम पंचायत में मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 10 है, कितना है मिनिमम, मिनिमम 10 है, और मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। क्वेश्चन में ये आता है, जनपद में 10 हो सकता है और मैक्सिमम वार्ड 25 हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जिला में 10 एंड 35, तो कितना हुआ, 10 to 20 इन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में 10 to 25, और वैसे ही आपका जिला पंचायत में 10 to 35, ठीक है। तो मिनिमम सबका सेम है, मैक्सिमम 20, 25, 35 ऐसा चेंज होता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ग्राम पंचायत तो पढ़ेंगे, तो ग्राम पंचायत के बारे में कुछ चीजें थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो ग्राम पंचायत होता है, जो ग्राम पंचायत आपका होता है, उसमें जो सरपंच होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड, कौन कौन होता है, 4 बहुत मेन चीजें हैं ग्राम पंचायत में, एक सरपंच, देन वी हैव डिप्टी सरपंच, फिर हमारा पंच होते हैं, और एक होते हैं आपके पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है।
अब इन चारों में सबसे पहले सरपंच को देखते हैं। तो जो सरपंच होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब जो उनका इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब पीपल ऑफ द विलेज वोट फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, तो ही शुड बी, जो सरपंच है वो पंच बनने के योग्य होना चाहिए, और पंच बनने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो आदमी पंच बन सकता है वही सरपंच बन सकता है। चेयर, अब एक यहां नोट लिख लीजिए, देखिए चेयरमैन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो जो होते हैं वो पंच सरपंच नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? सरपंच नहीं बन सकते। कौन? चेयरमैन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोई भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके विलेज में है, उसके आप चेयरमैन हैं। आप पंच बनने के लिए भी आप उस पे क्या होगा फिर, जब अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भले ही आप 21 प्लस हो, सारी चीजें आप मैच कर रहे हो, बट बिकॉज यू आर चेयरमैन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप इन एलिजिबल हैं क्या चीज के लिए? सरपंच बनने के लिए। बट आप कहीं मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ सरपंच। तो ये आपका एक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सरपंच के बाद, अच्छा हाँ, दूसरा देखते हैं हम डिप्टी सरपंच। डिप्टी सरपंच इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मैंने बताया ना आपका, पंच का सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन है। जो पंच होते हैं उन्हीं में से एक आदमी को, एक पंच को डिप्टी सरपंच, वो पंच मिलके चुनते हैं, ठीक है। तो इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां लिखा एन इलेक्टेड पंच, लिखा ना एन इलेक्टेड पंच। अच्छा, और डिप्टी सरपंच के डुअल रोल होते हैं। वो एट द टाइम पंच का भी काम करता है, क्योंकि वो तो पंच है ही, और डिप्टी पंच के भी, जो डिप्टी सरपंच का भी काम होता है वो भी करता है। डुअल रोल होता है इनका, ठीक है। पंच के बारे में तो इतना ही जानना है आपको, पंच आर इलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। अब होता है पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? तो डिप्टी डायरेक्टर पंचायत एंड सोशल वेलफेयर, जो आपके स्टेट में डिप्टी डायरेक्टर होंगे किसके? पंचायत एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, वो ही क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं पंचायत सेक्रेटरी को उस सरपंच, उस पंचायत एरिया में, ठीक है। एंड द एग्जीक्यूटिव, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली एग्जीक्यूटिव पावर होता है, ब्यूरोक्रेटिक पावर होता है उस पर्टिकुलर पंचायत एरिया का, वो किसके पास होगा? तो इट इज विथ द पंचायत सेक्रेटरी। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द ग्राम पंचायत इज विद द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे पहली मीटिंग होती है साल की, इज कॉल्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ, आफ्टर द इलेक्शन द फर्स्ट मीटिंग इज कॉल्ड बाय द पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इनके बारे में। नाउ आप यहां एक नोट लिख सकते हैं, इफ सरपंच इज फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, डेफिनेटली द डिप्टी सरपंच विल बी फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। इसको अभी लिख लीजिए आप, इसको मैं आगे आपको एक आर्टिकल में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे क्योंकि रिलेटेड था तो मैंने नोट लिखवा दिया है, आपका रिवीजन होगा। इसको आगे मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। अब जनपद के बारे में देख लीजिए। जनपद पंचायत का भी नोटिफिकेशन कौन देता है? देखिए, ग्राम पंचायत का नोटिफिकेशन वॉज बाय द गवर्नर ऑल्सो ओनली, तो इनका भी गवर्नर से ही है। 50, इसमें मैंने बताया था 50,000 हो गया है। चलिए, इसका पॉपुलेशन कितना रहेगा? 5,000 प्लस एंड मिनिमम 10 to 25, ठीक है। और 5,000 लोग एक कम से कम कॉन्स्टिट्युएंसी। देखिए आपका ये है, ये ग्राम पंचायत, ये जनपद पंचायत का एरिया है, ठीक है। यहां पे पॉपुलेशन आप मान के चलिए कितना है? 5,000, ठीक। तो इसके अंदर इक्वल जितने भी वार्ड बनेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत, वार्ड का पॉपुलेशन इक्वली डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। तो यहां पे फिर 10 से 25 वार्ड बनाए जाते हैं एज पर द पॉपुलेशन ऑफ क्या? ग्राम पंचायत, जिला जनपद पंचायत। जिला पंचायत का भी नोटिफिकेशन इज बाय द गवर्नर एंड 10 to मैक्सिमम 35, ये आपको मैंने बता दिया है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिजर्वेशन। इस टॉपिक को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज आर्टिकल 243D। क्या? 243D। इसमें हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन। किसकी बात करेंगे? रिजर्वेशन इन द पंचायत। अब देखिए, जो आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ
1992, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे आपका पार्ट 9 आया था, उसमें क्या लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली, सीधा सीधा दिया हुआ है कि SC एंड ST पॉपुलेशन, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल हैव टू गेट द रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ओनली SC एंड ST दिया हुआ था, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अभी हम ग्राम पंचायत में ओबीसीज का रिजर्वेशन देखते हैं, ठीक है, फिर आप बोलेंगे क्या इसमें हम लोग वुमेन्स का रिजर्वेशन देखते हैं। तो जी हाँ, ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 के अंदर प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे स्टेट में आपको ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन भी दिखेगा, दैट टू 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। भाई अब आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एज पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 गेव शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन्स द रिजर्वेशन, ठीक है। अब जो SC एंड ST कम्युनिटी है, इनका जो रिजर्वेशन है उनको क्या पॉपुलेशन की बेसिस पे मिलता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक विलेज है, क्या है, एक विलेज है, ठीक है, इसका पॉपुलेशन है 1000, लेट से 1000 इसका पॉपुलेशन है, इसमें कहीं पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST 500 है, क्या है 500, तो 1000 का 50% पॉपुलेशन कितना होगा 500। तो ये 500 SC एंड ST है, तो यहां पे जो इलेक्शंस होंगे इसमें रिजर्वेशन कितना हो जाएगा SC ST का 50%। यही है मैं बताना चाह रहा हूं क्या आपको कि 50% रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन। अब यहां एक केस आता है, क्या केस, अगर पॉपुलेशन यही 1000 लोगों का विलेज है, यही 1000 लोगों का विलेज है, अब यहाँ पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST क्या हो गया 400 है बस। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो फिर एज पर पॉपुलेशन तो सिर्फ 40% रिजर्वेशन मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। बट यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल में छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट में क्लियर है, इफ देयर इज अ इफ थिंग, क्या, इफ द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट is less than 50%, is less than 50%, then 50%, 25% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लास। तो समझे आप 50% रिजर्वेशन कहीं कम हो जा रहा है किसी विलेज में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, तो वहां पे जो ओबीसी पॉपुलेशन है उसको 25% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब ये जो 50% जो ये टोटल पॉपुलेशन है, जैसे 100 जो आपके जितने भी आपके इलेक्शन होने के बाद लोग इलेक्ट होते हैं, उनमें से 50% लोग 50% क्या होनी चाहिए, वुमेन्स होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब। चलिए यहां पे हम लोग लेट्स टेक दिस ब्लैंक स्पेस, एक विलेज है, ठीक है, इसका पॉपुलेशन है 1000, क्या है पॉपुलेशन 1000, ठीक। यहां पे अब मान के चलते हैं हम लोग क्या, फिर 500 क्या है SC एंड ST कम्युनिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 50% क्या रिजर्वेशन मिल जाएगा किसको, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। अब आप मान के चलिए इसके अंदर क्या था, ग्राम पंचायत है, तो 10 से 20 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मानते हैं 20 यहां पे क्या रहेंगे, वार्ड, क्या है 20 वार्ड है क्या ग्राम पंचायत में। अब इस ग्राम पंचायत में जो आपके 20 वार्ड है, तो ये 50% में जो आपका है उसमें भी जो आपका हाफ है, हाफ ऑफ द, अगर 20 वार्ड है तो यहाँ पे 50% रिजर्वेशन है, तो 10 वार्ड हो गए आपके SC ST के लिए रिजर्व हो गए 10 वार्ड। तो इस 10 वार्ड में भी आपके 5 वार्ड किसके लिए रिजर्व होंगे, वुमेन के लिए रिजर्व होंगे। अब बचे हुए 10 वार्ड हैं, इनके बाद भी 10 वार्ड और बचे, तो इसमें भी 5 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन के लिए है। तो टोटल 20 वार्ड है मैंने बताया, तो 10 वार्ड इन टोटल इज रिजर्व फॉर वुम, वुमेन्स, ठीक है। तो ये आपका 50% रिजर्वेशन ऑफ द टोटल वार्ड और द टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो ये भी आपका एक नॉर्म है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को डाउट लग रहा हो तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में एक बार और इसको मैं समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। आई होप मैंने बहुत सिंपल से एग्जाम्पल को लेके बताया आप लोगों को, तो समझ तो आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। वुमेन हैज 50% रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए अब ये हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, इफ, क्या लिखा है यहां पे, कोट अनकोट इफ, अगर सरपंच, डिप्टी सरपंच, नहीं सॉरी, सरपंच, प्रेसिडेंट ऑफ जनपद एंड प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत, क्या क्या मैंने बोला, इफ सरपंच
किस पे होता है? ग्राम पंचायत में। जनपद पंचायत का प्रेसिडेंट या जिला पंचायत का प्रेसिडेंट, ये तीनों अगर इफ रिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब SC ST किसी कैटेगरी से हैं, क्या है इन तीनों, तब जो डिप्टी सरपंच, डिप्टी प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ जनपद और डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत, इन तीनों लोग अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगे। आप समझ रहे हैं, ये वाइसे वर्सा है। और अगर सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के तीनों रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के रहेंगे, तो इट इज डैम श्योर कि डिप्टी सरपंच और डिप्टी प्रेसिडेंट ये सब रिजर्व कैटेगरी के होंगे। तो ये है कि दोनों की दोनों कम्युनिटीज को यहाँ पे पूरा स्टेक मिलना चाहिए, उसके लिए ये। ठीक है, समझ गया। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, दैट इज आर्टिकल 243E। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? आर्टिकल 243E। अब इसमें क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई है। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से समझिएगा। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत पहली मीटिंग से स्टार्ट होती है। देखिए, आपका इलेक्शंस है तो पहले क्या आता है? नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, क्या आता है? डिक्लेरेशन आता है। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, जिसको बोलते हैं आज डिक्लेरेशन है। आज से क्या लग गया है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग गई है, आप सब बोलते हैं। तो वो डिक्लेरेशन है, वहां से नहीं काउंट होगा, मैं ये बता रहा हूं। सेकंड क्या होता है आपका? तो नोटिफिकेशन आता है, उससे भी काउंट नहीं होगा। किसका नोटिफिकेशन? कि पंचायत बन गया है, इस दिन से चालू होगा, नहीं। तीसरा होता है ओथ टेकिंग सेरेमनी, तो ओथ से भी स्टार्ट नहीं होगा। कब से स्टार्ट होगा? अब जो बता रहा हूं मैं, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग। फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, किससे? फर्स्ट मीटिंग टिल 5 years। आपने इलेक्शन आज जीत लिया, कल आपने ओथ ले लिया, परसों कहीं आपकी पहली मीटिंग बैठती है, तो परसों जो पहली मीटिंग का डेट होगा, उस डेट से 5 years वहां से काउंट किए जाएंगे। अब आपको और एक पता होना चाहिए कि जो 5 साल, कहीं आप मान के चलिए आप हैं आज जुलाई में, ठीक है, अब जुलाई इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, तो आप मान के चलिए आपका जुलाई में आपका पहला मीटिंग हुआ था 5 साल पहले, और जुलाई में आपका फिर से ड्यू है, इलेक्शन था आज इसी जुलाई में। तब इस पर्टिकुलर इलेक्शन को, मतलब 5 साल जुलाई में खत्म होता, आपका ये बोलना चाह रहा हूं मैं, बट इस दिन नहीं होगा इलेक्शन, इससे 6 महीना पहले इलेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 year, कि आपका मीटिंग हुआ था जुलाई ऑफ 2019 में मान के चलिए, तो आपका जुलाई ऑफ 2024 में आपका खत्म हो जाता है क्या? 5 साल। तो 5 साल खत्म है, आपको क्लियर था कि 24 की जुलाई में मेरा भाई 5 साल खत्म हो जाएगा, टेन्योर विल बी ओवर ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ये इसलिए तब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आपका 6 महीने पहले, मतलब 4 साल और 6 महीने पे आपका इलेक्शन करा देगा उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, चलिए वही है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years 6 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन आर हेल्ड। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इलेक्शंस आर हेल्ड। ठीक है, अब जो इलेक्शंस होते हैं वो 6 महीना बचे हुए हैं। अब देखिए, अब आप बोलेंगे, एक केस लेते हैं अपन लोग कि इलेक्शंस ड्यू टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार मतलब सरपंच या जो वो आपका क्या है इलेक्शन करवाने पड़ते हो, या फिर सरपंच की डेथ हो जाती है, कुछ होता है। तो इसमें एक केस है, अगर 6 महीना, जैसे आप मान के चलिए, मैंने बोला जुलाई में आपका इलेक्शंस है, क्या है? जुलाई में आपके इलेक्शंस थे, जुलाई में आपके 5 साल का टेन्योर खत्म होना था। ठीक है, अब टेन्योर खत्म होने के 6 महीने पहले, मतलब जनवरी हो गया आपका, अगर दिसंबर के टाइम पे आपका जो वेकेंट होता सीट सरपंच का, या फिर डेथ हो जाती सरपंच की, तब आपका इलेक्शन होगा। मतलब 6 महीने से ज्यादा होगी टाइम, तो इलेक्शन करवाना होगा, बाई इलेक्शन करवाने होंगे। बट अगर 6 महीना मतलब जनवरी का टाइम आता और जुलाई में आपका 5 साल का टेन्योर खत्म हो रहा था जुलाई 24 में, और अभी आप जनवरी पे हैं, मतलब 6 महीना, 5-5.5 महीना बचा है, तब वो बाई इलेक्शन हेल्ड नहीं होंगे। दिस इज वेरी क्लियर, दिस शुड बी वेरी क्लियर विथ यू गाइस। ठीक है, नो बाई इलेक्शन लेस देन 6 months, नो बाई इलेक्शन 6 months प्लस लेफ्ट, देन इलेक्शंस आर हेल्ड। ठीक है, चलिए, then the next is article 243F। क्या है? article 243F, disqualification for being पंचायत ऑफिशियल्स। देखिए, मिनिमम एज किसी भी पंचायत में
आपको एक पंचायत का मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज चाहिए सरपंच पंच बनने के लिए। अब क्या क्या चीजें हैं जिससे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है? तो देखिए, आप बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपके घर में आपके इलेक्शन जीतने के बाद 1 साल के अंदर आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, टॉयलेट इन होम इन 1 ईयर आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है। देन एजुकेशन की एक बात है, तो 21 से कहीं 30 ईयर्स की एज के हैं आप, तो आपको लिटरेट होना जरूरी है, लिटरेट होना जरूरी है, ठीक है। अब अगर आप लिटरेट नहीं हैं तो आप नॉट एलिजिबल हैं। अब वैसे ही आप 30 प्लस हो जाते हैं और आप लिटरेट नहीं भी हैं तो भी चलेगा, इट इज एक्सेप्टेबल, यू आर नॉट इनएलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द पंचायत, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। ये 21 से 30 में आप कहीं इलिटरेट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, 30 प्लस है तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए पंचायत का, देयर शुड बी नो लोन फ्रॉम द पंचायत, और पिनलाइज नहीं होने चाहिए आप किसी भी पर्टिकुलर क्राइम में 6 मंथ से ज्यादा, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 243 जी। अब आर्टिकल 243 जी क्या बोलता है? देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ एंड the panchayat with such power and authority as may be necessary to enable them to function as an institution of self governance. Such law may contain provision for devolution of power and responsibilities upon panchayat. जो power and responsibilities है, social power, economic power, उसकी बात की जा रही है। तो क्या क्या यहाँ बात की जा रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, ठीक है, इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है। ये काफी, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, ठीक है, समझाने को कुछ नहीं है इसमें, बस क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो चीजें हैं। देन द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज आर्टिकल 243H। क्या है आर्टिकल 243H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक्चुअल में टैक्स इंपोजिंग पावर एंड फंड ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है, टैक्स एंड फंड, 243H। देखिए, देयर आर 6 मैंडेटरी टैक्सेस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो आपको पंचायत के पास पावर है उसको लेने की, और 4 से 5 काफी सारे हैं आपके, बहुत सारे, और कुछ टैक्सेस हैं जो वॉलेंटियरी है, चाहे तो वो ले, ना चाहे तो ना ले। तो मैंडेटरी टैक्सेस क्या क्या है, काफी बार क्वेश्चन पूछता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एक विलेज के अंदर बिजनेस है, क्या है, बिजनेस है, तो उस बिजनेस में कहीं वो मार्केट एरिया में है, किसी भी जगह पे है, तो उनसे टैक्स लिया जा सकता है, और ये पावर किसके पास है? अंडर मैंडेटरी टैक्स आर्टिकल 243H आपके पंचायत के पास है, तो बिजनेस। देन आपका कोई भी मार्केट का एरिया है, मार्केट के एरिया में कोई भी जो दुकान है या कोई भी चीज है, जो लोग हैं पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमिकल गेन्स कर रहे हैं, तो उनसे भी टैक्स लिया जा सकता है, ठीक है। मार्केट में जैसे आपके कोई शॉप है और जगहें हैं, कोई कॉम्प्लेक्स है, तो उनसे टैक्सेस अर्न कर सकती है कौन? पंचायत, ठीक है। देन द थर्ड इज लैंड, आपके पास जमीन है, प्लॉट है, कुछ भी चीज है, तो उस जगह पे, उस पर्टिकुलर कमर्शियल एरिया है, जैसी भी चीजें हैं वहां पे लैंड के ऊपर टैक्सेस लगा सकती है कौन? कौन लगा सकती है? तो पंचायत, इट इज मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी टैक्स है वो। देन लाइफ स्टॉक, जैसे कि आपका कैटल जो होते हैं, हर्ड होते हैं, उनको खरीदी बिक्री होती है, कैटल मार्केट होता है, उन सब जगहों पे कहीं बिक्री के ऊपर टैक्स लगाते हैं, कौन लगा सकता है? पंचायत, इट इज मैंडेटरी टैक्स अंडर आर्टिकल 243H, ठीक है। देन अगर जो पंचायत है वो स्ट्रीट लाइट लगा रही है, आपके रस्तों पे, आपके जो तालाब होते हैं उस एरिया में स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, जो चौक होता है, जो मार्केट होता है, तो उनके ऊपर भी टैक्स लिया जा सकता है। देन द सैनिटेशन, जो आपके घरों में सैनिटेशन होता है और कहीं उसको एक्सकवेट करते हैं मैनुअली, लोग लगाए जाते हैं पंचायत के द्वारा, तो उसके लिए भी टैक्स लगाए जाते सकते हैं, ठीक है। देन द वॉलेंटरी टैक्स वाला जगह, इसमें वाटर कहीं सप्लाई जो आपकी पंचायत कर रही है, तो इट इज वॉलेंटरी की वो टैक्स ले पानी के ऊपर, ठीक है। देन क्लीनलीनेस, साफ सफाई जो होती है डेली सुबह, उसके लिए टैक्स लेना चाहे तो पंचायत ले सकती है, सैनिटेशन वर्क के लिए ले सकती है। एंड ड्रिंकिंग वाटर,
जो पानी पीने का होता है, पानी पीने का होता है वो कहीं प्रोवाइड करवा रही है पंचायत, तो दे कैन टैक्स टैक्स। तो आपको यहाँ पे सबसे मेन ना, इतना डीपली याद रहे ना रहे, आपको इतना याद रहना चाहिए, जो 6 टैक्सेस मैंडेटरी टैक्स है, क्या क्या आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। बिजनेस, मार्केट, लैंड, लाइव स्टॉक। क्या क्या? बिजनेस, मार्केट, लैंड, लाइव स्टॉक, लाइट एंड सैनिटेशन। ठीक है, फिर बोलिए बिजनेस, लाइव स्टॉक, लाइट, क्या क्या? बिजनेस, बिजनेस, मार्केट, लैंड, लाइव स्टॉक, लाइट एंड सैनिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज पंचायत फंड। पंचायत का जो फंड होता है, जो होता है, देखिए ग्राम पंचायत में, जनपद में और जिला में किसके पास अथॉरिटी होती है? देखिए सबके पास स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ फंड भेजता है, उस फंड को निकालने के लिए, जैसे आपको पता है कि वहां पे एक तालाब की सफाई करनी है, ठीक है, या पर्टिकुलर रोड के बाजू में कुछ बजरी डालनी है या रोड बनाना है, मान के चलिए स्ट्रीट लाइट लगानी है, तो भाई जिला पंचायत के पास कुछ फंड आएंगे, जनपद पंचायत के पास भी फंड आएंगे, वैसे ही पंचायत के पास भी फंड आएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत किसके पास पावर होता है उस फंड को निकालने का किसी काम के लिए? तो जो आपका जो ग्राम पंचायत होता है, वहां जो सरपंच होता है, सरपंच का साइन लगता है, और सेक्रेटरी जो होता है, इन दोनों का दोनों का सिग्नेचर लगता है, तब पैसा निकलेगा। वैसे ही जो आपका जनपद पंचायत है, उसमें सीईओ जो होता है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है, इन दोनों का साइन लगेगा। जनरली ये आपका डिप्टी कलेक्टर से ऊपर पोस्ट के लोग होते हैं, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट, और यहाँ पे जिला में जो आईएएस होते हैं, सीईओ होते हैं जो, वो और सीनियर अकाउंट ऑफिसर, इनका साइन लगेगा। अब जो आपका जनपद में पैसा निकलना है और आपका जिला पंचायत में पैसा निकलना है, उन दोनों के फंड्स कभी निकल सकते हैं? तभी जब जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है वो रिकमेंड करेगी। तो अप्रूवल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी इज मैंडेटरी, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्राम पंचायत के पैसे निकालने के लिए जीएसी का मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेशन, ठीक है, उसमें आपका सरपंच का साइन लग रहा है, क्योंकि अब वैसे ही आपका जनपद और इन दोनों जगह में आपका जीएसी का रिकमेंडेशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएसी के मेंबर कौन होंगे? जो आपके वार्ड के मेंबर होंगे, इलेक्टेड पीपल, इसीलिए यहाँ पे है। और वहां तो सरपंच खुद बैठा हुआ है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सरपंच इज द ओनली पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन होल ऑफ द पॉलिटिक्स, जो पूरे के पूरे इलेक्टेड पॉलिटिक्स में जिसके पास पावर है टू अथॉरिटी है, मतलब क्या, पैसे को, फंड को निकालने की। आप देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं है, किसी के पास ये पावर नहीं है, ना एमएलए के पास, ना एमपी के पास, किसी के पास नहीं। सिर्फ सरपंच इज ओनली पॉलिटिकल हेड इन द कंट्री हु कैन विदड्रॉ मनी। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि हु इज द ओनली पॉलिटिकल हेड इन द कंट्री हु कैन विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक, तो ये है सिर्फ और सिर्फ सरपंच। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 243 के में। आर्टिकल 243 गिव्स द टिथ टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन आर मेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू पंचायत। अगर क्वेश्चन पूछता है स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से बनता है, तो आर्टिकल 243I, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, 50 बार बोल लो भाई, याद हो जाएगा। ठीक है, 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जो है आपका 73 अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था, देयर शुड बी अ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो आपका डिवाइड करेगा द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू किस किस पर्टिकुलर चीजों पे स्टेट के, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंटर आपका स्टेट पैसा ले सकता है, और किसमें आपका अर्बन या लोकल बॉडीज ले सकती हैं। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I से बनता है। कंस्टिट्यूटेड, अगर क्वेश्चन में आता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय हूम, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन द लास्ट आर्टिकल जो आज हमको पढ़ना है, दैट इज आर्टिकल 243J, अकाउंट ऑडिट ऑफ पंचायत। अब ये क्या होता है, देखिए चेकिंग इरेगुलरिटीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ऑडिट्स ऑफ अकाउंट। अब कोई भी चीज आपका जो पैसे निकलते हैं, जो अकाउंट्स, मतलब जो भी आपका ये जो सरपंच पैसे निकाले, या जनपद पंचायत में सीईओ और आपका असिस्टेंट अकाउंट, और वैसे जिला में सीईओ और आपका सीनियर अकाउंट ऑफिसर ने पैसे निकाले, उसका ऑडिट हर साल एक बार होता है। और यही आपका आर्टिकल 243 में अकाउंट ऑडिट ऑफ पंचायत में हम देखते हैं, यही आर्टिकल के थ्रू हर साल उनका ऑडिट होता है कि कितने पैसे गए, क्या आया, कितना इरेगुलरिटीज थी, वो जानने के लिए। ठीक है, सो गाइस आप लोगों को आज की क्लास खत्म हो गई। हमने 10 आर्टिकल ऑलमोस्ट आज किए हैं, अब बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।
अच्छा, आप लोगों को कहीं गाइस अच्छे लग रहे होंगे क्लासेस, होप सो आप लोगों को सब समझ आ रही होंगी चीजें, तो आप लोग लाइक बटन दबाइए, इट गिव्स अस द मोटिवेशन और क्लासेस को अच्छे से बनाने का, ठीक है। अच्छा, इफ यू आर लाइकिंग, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये मटेरियल, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, कुछ चीजें आपको लग रहा है मिसिंग है, तो आप बताइए उनको हमको। ऑल्सो जो लोगों को पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका क्या जनरल स्टडीज ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ना है, जो पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है, आप उनके साथ शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा के साथ शेयर होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी, और काफी एग्जाम्स आने को हैं, ऑन द वे, पाइपलाइन में है, एंड वी ऑल, आप लोगों को सबको जॉब्स मिल जाएंगे उनसे, ठीक है। सो गाइज, टिल नेक्स्ट क्लास, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। हैप्पी रहिए, बी हैप्पी, बी इंजॉय एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।